सीरीज में करा चुकी हूँ, उसके बारे में 2-4 चीज़ें मुझे बतानी है। और जो RC है, RC उसको मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगी 15 या 20 मिनट का, उसे आप वहाँ से देखेंगे, ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो लॉजिक है वो मैं आज यहाँ तक करूँगी, फिर हमारे ओवर हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट पे जंप करूँगी, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, सीरीज वाला, फिर मैं पैरेलल वाले पे जंप करूँगी, पैरेलल पे इनसे सुनूंगी, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशंस वगैरह भी निकालना है, ठीक है, तो सुनिएगा। बस बस चलिए, हमने काम किया था इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, R and L इन सीरीज। पहले हमने किया था R अलग, L अलग, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। फिर आपने किया सीरीज में R L, दो का कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो R L इन सीरीज में जो सर्किट बनेगा इट विल बी लाइक दिस, R दैट इज L, ये VR था, VL था, ठीक है, V = VM sin ओमेगा t, इसका आपने फेजर डायग्राम बनाया था VR, और ये था आपका VL, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। फिर आपने ट्रायंगल मेथड से इसको सॉल्व किया था, दैट वाज 5, ठीक है। फिर cos फाई की वैल्यू निकाली थी, ये क्या था आपका R के लिए, ठीक है, R Z और ये किसके आधार पे X है, ऐसे था, ठीक है। तो cos फाई बराबर आपको क्या था R/Z, समझ आ रही मेरी बात। अगर मुझे tan फाई ये सब मैं बता चुकी हूँ, tan फाई बराबर किसकी है XL/R, ठीक है, आगे मेरी बात समझ। ये कहानी यहाँ पे की। अब इसके अंदर कुछ लॉजिक्स हैं, आपका जब आपको चीज ध्यान रखनी है, देखो सिर्फ आप सुनिए, ठीक है, बोलेगा मत, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर पिक्चर में R है तो V and I इन फेज किस में होंगे, फेज में होंगे, ठीक है। अगर आपका L होगा तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा कितने डिग्री, 5/2, डन। उसके बाद में कैपेसिटर, करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा कितने डिग्री, 5, ठीक है, यही बताया। अब अगर R और L सेम कॉम्बिनेशन में हो, सीरीज में हो, ठीक है, तो R का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, VR और IR एक ही जगह होंगे। लेकिन अगर आपका इंडक्टर होगा तो V अगर इधर है तो 90 डिग्री के डिफरेंस पे करंट आपका इस तरफ होगा, हाँ या ना। ये देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, इससे आपका लॉजिक बनेगा। देखो जब भी आपके सर्किट में R और L होगा, पहले ध्यान से सुनिए, R और L होगा, वहां पे करंट आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कैसे, वो मैं बताऊँ। तो यहाँ देखिए, आपने कहा कि जो करंट होगी R के लिए फेजर डायग्राम ये होता है V भी इधर और I भी इधर, ऐसे होता है, ठीक है। और इंडक्टर के लिए ऐसा होता है, इंडक्टर के लिए L इंडक्टर के लिए 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप वोल्टेज दिखा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आप IL, ठीक है, ऐसे। आप इसको दोबारा ऐसे भी बना सकते हो, मैं इसके साथ लिखती हूँ। आप यहाँ IL दिखा रहे हो, यहाँ पे VL दिखा रहे हो, लेकिन उस केस में ये इस तरीके से समझ आ रही है बात, क्योंकि यही तो यहाँ पे आपने V अप्लाई किया, फिर करंट चली है 90 डिग्री के उस पर, तो यानी वो वोल्टेज जो करंट है वो वोल्टेज को तो फॉलो कर रही है ना, तो ऐसे होगा। लेकिन अगर आपने करंट यहाँ दिखाया और वोल्टेज इस वाले एक्सिस पे, क्योंकि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उस पर करंट दिखाना है, इस पर वोल्टेज दिखाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमें नहीं बताया गया है। तो अगर आप यहाँ पे करंट दिखा रहे हो और यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहे हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन उस केस में क्योंकि जो करंट है वो वोल्टेज को फॉलो कर रही है, तो वो आप वोल्टेज की तरफ उसका एरो देंगे हर बार,
क्योंकि अगर आपका एरो ऐसे ही रहा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर वोल्टेज दिखाया वो करंट को फॉलो कर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। ऐसा तो कैपेसिटर में होता है, ऐसा तो कैपेसिटर में होता है। कैपेसिटर में करंट लीड करती है और वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। यानी करंट 90 डिग्री आगे चलता है। अगर वो 0 से स्टार्ट हो रही है करंट, तो वोल्टेज किससे स्टार्ट होगा, 90 से स्टार्ट होगा। जबकि इंडक्टर में उल्टा होता है। इंडक्टर में करंट वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रही है तो करंट 90 से क्या होती है, स्टार्ट होती है, फिर 90 डिग्री क्या हो जाती है, पीछे चलती है। वही जैसे मैंने बताया था, एक 0 सेकंड पे चल रहा है और एक 5 सेकंड पे चल रहा है, तो पहले कौन चला, 0 सेकंड वाला। 5 सेकंड वाला तो 5 सेकंड बाद में चला ना। इस तरह अगर डिग्रीज में देखा जाए तो एक 0 डिग्री पे चल रहा है, एक 90 पे, एक 180 पे। तो एक 0 पे खड़ा है, एक 90 डिग्री पे खड़ा है, एक 180 पे। तो 0 वाला पहले चल रहा है, फिर 90 वाला उसके बाद चल रहा है, 180 वाला उसके भी बाद चल रहा है। समझ आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही डायग्राम हमने दो बनाए थे, यही तो बनाए थे हमने। ये तो हो गया रेजिस्टर के लिए फेजर डायग्राम, करंट और वोल्टेज सेम फेज में, और इंडक्टर के लिए करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इसमें आपको ये, अगर आपका कैपेसिटर होगा तो जो मैंने आपको बताया कि वो उल्टा होगा, उसमें करंट लीड करेगी और वोल्टेज लैग करेगा। अब आपको इसके अंदर ये देखना है कि जब भी आपके किसी भी सर्किट में R और L पिक्चर के अंदर होंगे या R L C तीनों सीरीज में होंगे, तो आपको ये याद रखना है जिसमें इंडक्टर का गुण होगा, जिस सर्किट के अंदर इंडक्टर का गुण होगा मतलब इंडक्टिव होगा सर्किट, यानी का मतलब इंडक्टर जुड़ा होगा, ठीक है, वहां पे आपकी जो करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। उसमें करंट क्या हो जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। वो करंट दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगी वो मैं आपको बताऊंगी। आपको ये याद रखना है, चाहे तो आर एल हो, चाहे आर एल सी हो, चाहे तो आर एल हो चाहे आर एल सी, ठीक है, चाहे तो आर और एल हो, ये सर्किट तब भी इंडक्टिव है सर्किट, क्योंकि आर में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, आर में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। और चाहे आर एल और सी, ठीक है, चाहे ऐसा हो तो इंडक्टर तो आ गया ना सर्किट में, इंडक्टर तो आ गया ना। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, लिखिए, जब भी किसी सर्किट में इंडक्टिव प्रॉपर्टी होगी, इंडक्टिव प्रेरणिक इंडक्टिव प्रॉपर्टी होगी, वहां करंट वोल्टेज से 5 डिग्री, 5 का मतलब वही π/2, ठीक है, 5 डिग्री लैग करेगी, लैग पश्चगामी, यही तो कहा मैंने, 5 डिग्री लैग करेगी, करंट लैग कर रही है, ये लिखा मैंने, करंट वोल्टेज से 5 डिग्री लैग करेगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी टोटल जो सम होना चाहिए ना दोनों के बीच का डिफरेंस वो π/2 होना चाहिए। वैसा भी तो हो सकता है कि वो वोल्टेज को 90 से स्टार्ट कर रहा हो तो दूसरे में क्या करेगा, 90 और ऐड कर देगा तो 180 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये तो बताना है वो π/2 से होना है, तो इसलिए मैंने लिखा 5 डिग्री लैग। आगे मेरी बात समझ, हो सकता है उसको -90 से स्टार्ट कर रहा है तो किससे से स्टार्ट होगा, 0 से। आगे मैं समझ में क्यों बता रही हूँ, 5 डिग्री मैंने क्यों लिखा, ठीक है, 5 डिग्री लैग करेगा। और करंट के हमेशा दो कंपोनेंट्स होंगे, और करंट के हमेशा दो कंपोनेंट्स होंगे, करंट के हमेशा दो कंपोनेंट्स होंगे। देखिए दो कंपोनेंट्स मिलेगा, एक्टिव कंपोनेंट, दो तीन लाइन छोड़ देना, एक्टिव कंपोनेंट और एक पैसिव कंपोनेंट, सक्रिय और अक्रिय।
कंपोनेंट। आप हिंदी में जो लिखना चाहे सक्रिय अक्रिय, सक्रिय अवयव, अक्रिय अवयव, ठीक है। देखिए एक्टिव कंपोनेंट क्या लिखिए, जो करंट एक्टिव कंपोनेंट, जो करंट अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होगी, फेज में होगी, मीन्स I cos phi, I cos phi, I cos phi, I cos phi, इसे वॉटफुल कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट करंट कहेंगे। इसे वॉटफुल, वॉट मतलब दिस वन, वॉटफुल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके, वॉटफुल और वॉटलेस। वॉटफुल कंपोनेंट कहेंगे मतलब आपकी जो इंडक्टर करंट है वो हमेशा हर पॉइंट पे, वैसे तो नहीं कि आपने 0 पे लगा के 290 पे होगी, फिर वो मूव भी तो करेगी ना वोल्टेज। फिर वोल्टेज अगर 30 डिग्री पर जा रही है, 30 डिग्री पर जा रही है तो कितने पे पहुंच जाएगी, 120 पे, ठीक है। फिर वो 60 पे होगी तो वो कितने पे पहुंच जाएगी, 150 पे, हाँ है ना, ठीक है। तो हर बार आपका जो मतलब जो करंट है वो वोल्टेज से किसी ना किसी डिग्री पर क्या करेगी, लैग करेगी। तो यानी आपकी जो करंट है उसके हर बार दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली इस पोटेंशियल में तो होगी, ठीक है। प्योर तो कभी होती ही नहीं है ना चीज, ये तो मैंने प्योर सर्किट के लिए बताया, थोड़ी बहुत आगे पीछे जरूर रहेगी। तो उसमें क्या करना है कि आपकी जो करंट है, अगर मैं कहूँ कि आपकी करंट ये आपका वोल्टेज है और ये मैंने आपकी करंट मानी है यहाँ ऐसे, यहाँ देखो अभी आपको समझ आएगा मैं क्या कहूँ, ठीक है। मैंने माना ये VL है और ये मैंने मान लिया I, आप उसको ऐसे समझो, क्योंकि प्योर कोई भी चीज नहीं है ऐसे कैपेसिटर के लिए भी, ठीक है। तो जैसा आपका IL है, जो करंट VL यहाँ है, IL यहाँ है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि वो प्योर सर्किट प्योर कभी नहीं होता, क्योंकि R का भी इफेक्ट आएगा, C का भी इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए हमने आप देखना टेक्निकली मैंने इसको फाई कहा, समझ आई मेरी बात। अगर प्योर सर्किट होगा तो 5/2 आ सकता है, उसमें भी वो जो इंडक्टर बना है वो प्योर कॉपर का है या नहीं, इस चीज का भी तो फर्क पड़ता है ना, उसकी प्योरिटी कितनी है इंडक्टर की, इस चीज का भी तो फर्क पड़ेगा। तो ये तो VL हो गया और ये IL, क्योंकि VL हर बार लीड कर रहा है तो ये तो हमेशा स्टैंड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये बची करंट की बात, हो सकता है थोड़ी नीचे को, हो सकता है थोड़ी और नीचे को, हो सकता है थोड़ी और ऊपर को, तो मैंने एक एवरेज ये ले ली। तो जैसे मैंने आपको EMF में बताया था कि इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो आएगा ये और एक आएगा ये, ट्रायंगल लॉ समझाया था ना इसी जनरल इलेक्ट्रिकल के अंदर ही, और EMF में भी समझाया है। तो इस करंट में आपके हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या आ जाएगा, ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल होता है ना इसके अंदर उधर। तो ये क्या आ जाएगा, IL cos फाई, cos बेस होता है ना आधार कैसे आएगा, और ये क्या आएगा IL sin। समझ आ गई बात। अब देखिए, अब यहाँ समझ लो, 2 मिनट लगेंगे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आप कर चल सकते हो। अब देखो, अब इसके साथ में मैंने कहा कि R था, अभी मैं सर्किट RL समझा रही हूँ ना सीरीज में मैंने RL सीरीज समझाया ना, यहाँ देखो RL को मैंने सीरीज में समझाया ना, तो L का तो मैंने बना दिया और R का मैंने आगे बनाया था कि VR और IR ले दिए। तो जो IR है वो अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूं तो जिधर IL का, यहाँ देखो IL का जो IL cos फाई फैक्टर है वो रेजिस्टर के साथ क्या हो रहा है, जुड़ जाएगा, रेजिस्टर के साथ जुड़ जाएगा। तो मैंने यही कहा था, और अप्लाइड वोल्टेज की फेज में ही रेजिस्टर में हमेशा वही वोल्टेज, वही करंट उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में आप क्या करते हो, वोल्टेज को अप्लाई करते हो। रेजिस्टर हमेशा उसी उसमें चलता है, क्योंकि उसमें कोई फेज डिफरेंस होता नहीं है, जैसा आपने अप्लाई किया वैसे ही आपको पहुंच गया, तभी तो V और I के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि आपके, मैंने जो आपको लाइन
जहाँ पे भी इंडक्टिव सर्किट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पे जो आपकी करंट है यानी इंडक्टिव जो करंट है यानी जो IL है उसके हमेशा दो पार्ट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट। ये लिखवाया, एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होगा। अप्लाइड वोल्टेज की IR है, R तो हमेशा जुड़ेगा ही, चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो। इंडक्टर के साथ तो कुछ ना कुछ ड्रॉप हमेशा आता ही है, तो आप हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तो आ ही रहा है, ये कॉम्बिनेशन तो आपको हमेशा मिलेगा जहाँ L मिलेगा, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडक्टर के लिए क्या होता है, V भी इधर ही है और I भी इधर ही है, और साथ में इस इंडक्टर का जो I cos Y है वो भी इसी डायरेक्शन में है, 0 डिग्री में। तो ये बोल हम ये कहेंगे कि जो IL cos Y है ये आपकी वो करंट है, ये आपकी वो करंट है जो अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होगी, वो अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होगी, और वही हमारे काम की है, क्योंकि दूसरी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो मैं बताऊंगी कैसे। तो IL cos phi जो करंट है वो IL sin phi कभी भी आपकी IL sin phi जो है वो कभी भी आपकी एक्टिव कंपोनेंट नहीं बन सकता, क्योंकि वो अप्लाइड वोल्टेज के कभी भी फेज में नहीं हो सकता। रजिस्टर के लिए हमेशा वोल्टेज ऐसे रहेगी, तो वोल्टेज के साथ में हमेशा करंट भी ऐसे ही रहेगी, तो IL cos phi हमेशा यही रहेगी, ठीक है। तो IL cos phi आपकी क्या है, वॉटफुल कंपोनेंट है, वॉटफुल करंट है, क्योंकि वो अप्लाइड वोल्टेज के फेज में है। आगे मेरी बात समझ। उसके बाद आता है आपका पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट वो करंट है जहां पे जो इंडक्टर की जो करंट है वो क्या होती है, अप्लाइड वोल्टेज के फेज में नहीं होती, क्योंकि वो कहां पहुंच जाती है, यहाँ पे IL sin phi। इसको हम बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट, इसको कहते हैं I sin phi, वॉटलेस कंपोनेंट, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो कैसे आएगा, आपको टोटल करंट निकालनी है, टोटल करंट तो IL ही है ना, 15√I² cos² का phi प्लस IL² sin² phi। IL² को बाहर ले लोगे, cos² phi प्लस sin² phi आपका 1 हो जाएगा, तो I² अंडर किसके बराबर होगा, I। टोटल करंट किसके बराबर होगा, आ रही मेरे पास, क्लियर है। ऐसा सब इसी के अंदर होगा, वो मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों, इसी में 5 डिग्री का इंडक्टर। समझ आ गई बच्चों की बात, क्लियर है बिल्कुल। अब मैंने आपको ये भी बताया था, इसके आगे लिखो पावर्स, अपीरेंट पावर और ट्रू पावर लिखवाया था मैंने, इसको लिखवाया नहीं है, मैं इसे समझा रही थी। देखो ट्रू पावर, अपीरेंट पावर, मैं शॉर्ट में समझाऊंगी, बातें तो मैं बहुत इसके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना हो तो क्या चीजें याद रखना। आपकी जो पावर होती है वो 2 टाइप की होती है, अपीरेंट पावर यानी आभासी, और एक आपकी होती है ट्रू पावर, ये होती है आपकी वास्तविक शक्ति। फटाफट लिखो ऐसे, इट्स मोर देन पैसिव कंपेयर टू कुछ लिखा है, आप लिखो, मैं जो बता रही हूँ। पावर जो होती है, हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में निकालते हैं, सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो हम अपीरेंट पावर को कैलकुलेट करते हैं, आभासी शक्ति को, और जब आपकी ट्रू पावर होती है वो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होती है। जब आप रियल टाइम में जो कैलकुलेट करते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर्स, वो हमेशा ट्रू पावर को कैलकुलेट करते हैं, इसके बिना काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको लिखिए, पहले इसके बारे में फॉर्मूला लिख लीजिए, खाली VI, तो ये किस हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है, P = VI, P = पावर, V =
वोल्टेज, I इक्वल्स टू करंट। वोल्टेज और करंट का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका P, ठीक है। उसके बाद में इस वाली वैल्यू में V क्या वोल्ट, I का एम्पीयर वैल्यू, ये तो VA हो गया। इसकी बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी kVA, किलो वोल्ट एम्पीयर, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पीयर। इसको हम S से भी दिखाते हैं, इससे S से भी दिखाते हैं। इसमें एक लाइन और नीचे लिख लीजिए, एसी सर्किट्स में, इसी के नीचे लिखना इसी के नीचे, एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के रूट मीन स्क्वायर आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज के एसी सर्किट्स में करंट और वोल्टेज के आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य गुण, कुछ भी लिख सकते हैं ना, यानी ये जो वैल्यू होती है ये ऐसे होती है, और करेक्ट करें वीआरएमएस और आईआरएमएस वैल्यूज के गुणनफल को हम क्या कहते हैं आभासी शक्ति, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया होगा ना वीआरएमएस आईआरएमएस, तो आपको ये निकालना, डायरेक्ट में पावर निकलती है। अब देखो, उसके बाद में क्या लिखेंगे, अगर आप आभासी शक्ति में यानी एपरेंट पावर के अंदर अगर आप पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, अगर आप एपरेंट पावर VI या VRMS IRMS, ठीक है, इसके अंदर पावर फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो मतलब cos फाई, तो ये बन जाएगी आपकी वास्तविक। मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, आपको ये पता रहेगा वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए P = VI cos फाई, और देखिएगा P = VI cos फाई के बाद में इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी वॉट्स। इसको हमेशा वोल्ट एम्पीयर में केवीए है, वो आपकी कौन सी पावर है, एपरेंट पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर, लेकिन ये पावर जब आपको वॉट्स में दिया होगा तो वो ये वाली पावर, रियल पावर या ट्रू पावर कुछ भी कह सकते हैं। और इसकी बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी किलो वोल्ट्स, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है मेरी बात। चलिए उसके बाद एक और पावर है इसके अंदर, इसी का भी छोटा सा लिख लीजिए इनको, और फिर लिख देना चाहे थर्ड पावर है रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव क्रियाशील शक्ति, रिएक्टिव पावर। अब देखो ये कैसे शक्ति है, देखो अब आपने I cos फाई को तो पिक्चर में ले लिया, मेरी बात सुनो ना, ये तो आपको समझ आ गया VI, इसके अंदर अगर आपको ये देखो आप I cos फाई, अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया कि आपकी करंट दो टाइप्स की होती है, पहले सुन लो, करंट आपकी दो टाइप की होगी इंडक्टर के, I cos फाई और I sin फाई, ठीक है, कि उसी के अंदर चल रहा है सब कुछ। तो आपका जो I cos फाई है यानी इंडक्टर करंट का IL का जो एक पार्ट था I cos फाई, तो वो तो पिक्चर में आ गया ना I cos फाई से मल्टीप्लाई करते ही पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही I cos फाई तो आ गया ना आपका पिक्चर में, आ गया नहीं आ गया, आया ना, ठीक है। तो अब हमारा क्या रह गया, केवल I sin फाई रह गया, I sin फाई रह गया। तो रिएक्टिव पावर आपकी वो पावर है जो आपके अंदर क्या है, जो आपकी I sin फाई है, यानी आप क्या कहोगे P = VI, अगर आप इस आभासी शक्ति में sin फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये I sin फाई क्या हो गया, पैसिव कंपोनेंट, ठीक है, क्रियाशील शक्ति, ठीक है, क्रियाशील मतलब इसमें कार्य नहीं हो सकता, क्रियाशील का मतलब नहीं, तो ये आपकी हो गई रिएक्टिव पावर, इसको हम बोलेंगे एक तो होती है एक्टिव पावर, एक है रिएक्टिव पावर, ये हो गई आपकी रिएक्टिव पावर में लिखते हैं P = VI sin। समझ आ गई मेरी बात, सारे कंपोनेंट्स आ गए ना,
देखो P इक्वल टू वी आई, फिर आपका जो इंडक्टर है उसकी दो करंट होगी, IL sin फाई, IL cos फाई। IL cos फाई है तो ये हो जाएगा और IL sin फाई है तो ये हो जाएगा। इसकी जो यूनिट आएगी, यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, V का तो वोल्टेज ही रहेगा, करंट एम्पियर रहेगा और इसके आगे आप R लगाओ, आप इसके आगे R लगाओ। इस R का मतलब है रिएक्टिव, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। क्या कहोगे, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। लिखो V